Good morning, students. Today we will discuss the program design language or structured English. जब भी हम अपने सिस्टम को तैयार करते हैं तो उसमें हम प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन करते हैं कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करनी है या स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश यूज़ करनी है, जिससे कि हम एक प्रॉपर प्रोसीजर बता पाएँ कि हमने अपनी सॉल्यूशन को कैसे निकालना है। तो अगर हम बात करें कि हम किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नॉर्मल नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। और इस मेथड के अंदर हम नरेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं और डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से आपके सारे प्रोसीजर्स वर्क कर रहे हैं या आपके वर्क का फ्लो हो कैसे रहा है। ये मेथड आपका कोई भी आपको डिसीजन रूल्स नहीं शो करता और इसके अंदर आपकी 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्टली आपका सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स, सेकंड इज डिसीजन स्ट्रक्चर्स एंड थर्ड इज आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स। तो आपके सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शन जिनको आप कैरी करोगे वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। कोई भी आपको कंडीशन नहीं चेक करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे आप टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर आप करते हैं उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को जस्ट आपको फॉलो करते जाना है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं नेम, क्लास, डिस्प्ले करते हैं नेम को और फिर क्लास को, तो इसमें कहीं कोई डिसीजन का कोई रोल नहीं है, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रेरी डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी कैसे एग्जीक्यूट होंगी एक कंडीशन के ऊपर। जैसा कि इफ देन एल्स केस में होता है, इफ बेसिक पे इज ग्रेटर देन 1000 देन आपका HRA कैलकुलेट होगा 800 रुपीज, एल्स HRA विल बी कैलकुलेटेड 500 rupees. Then we are just ending this if statement. In these kind of statements, the execution of any kind of statement will depend on the particular condition that we are giving in the program. After that, iteration structure, as the name suggests, it is used for the repetitive statements. कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बार बार रिपीट करनी होती है उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, एंड डू लूप यूज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप आपने स्टडी किया है सी लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जब तक आपका आंसर वाई येस होता जाएगा तब तक डू वाइल आपको ये लूप एग्जीक्यूट करना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है क्लास और नेम एटसेट्रा और उसको डिस्प्ले करना है और एक्सेप्ट करना है आंसर। अगर आपने फिर से यहाँ पर आंसर वाई दे दिया तो अगेन दिस लूप विल एग्जीक्यूट। दैट मीन्स ये रिपीट करता रहेगा आपके प्रोग्राम को। तो इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, एडवांटेजेस हैं इसके कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कैन बी यूज्ड टू स्टेट द रूल्स क्लियरली एंड कंसाइसली, कि आपको क्लियर पता चल जाता है कि आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना कैसे है। After activities have been described in the structured English, one can ask another person to review कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई चीज़ आपने ओमिशन तो नहीं किया, कोई एरर तो नहीं रह गया। इसी तरीके से ये एक कंसाइज वे है समराइज करने की कि आपको कौन कौन सी प्रोसीजर्स इसमें राइट करनी है। सो दिस इज़ अबाउट योर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स. After that, another very important topic, that is entity relationship diagram. Entity relationship diagram किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उस एंटरप्राइज के अंदर, इन एंटिटीज़ क्या कहेंगे, जो भी उसमें टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन है, जो प्लेस है, जो थिंग है, इवेंट है, कोई कंसेप्ट है, वो जो भी चीज़ें जिस चीज़ के बारे में आपको रिकॉर्ड्स इकट्ठे करने हैं वो सारी चीज़ें कहलाती हैं एंटिटी। उसके अंदर आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है एक बैंकिंग एनवायरनमेंट का। सपोज अगर एक आप बैंक की बात करें तो बैंक में कस्टमर है, उसका अकाउंट है, वो मोर्गेज ले रहा है या कोई लोन ले रहा है, उसके सप्लायर्स हैं, कोई पार्ट्स हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जिस चीज़ से रिलेटेड है वो क्या है, एक एंटिटी है। और उस एंटिटी से रिलेटेड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। In other words, the every entity has some basic attributes that characterize this. जैसे अगर एक हाउस के देखें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका कोई ना कोई साइज़ होगा, कलर होगा, एज होगी, उसका एज, उसकी सराउंडिंग्स होंगी, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, वो उसकी एक लोकेशन होगी। तो इन चीज़ों से पता चलता है उसके एट्रीब्यूट क्या है। आफ्टर दैट है डेटा वैल्यू। अब हम डेटा वैल्यू की बात करें तो वो एक एक्चुअल डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कंबाइन करता है हर एक डेटा एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट के साथ। तो आपकी एंटिटी की, जैसे मैंने बात की कि बैंक के केस में
कोई कस्टमर हमने यूज़ किया था, तो कस्टमर का जो पर्टिकुलर नेम है वो हमने डाल दिया सुमित, वो उसकी एक डेटा वैल्यू है। अब आती है बात कि कितने टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू जिसकी एक ही वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए एक एज है एक एम्प्लॉय की या कस्टमर की, तो वो एक ही रहेगी, तो वो एक सिंगल वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड की बात करें तो मान लीजिए कि आपके कस्टमर के पास 2 कार्स हैं, तो 2 कार्स के सेम कलर तो होने ज़रूरी नहीं है, तो दोनों कार्स के अगर आप कलर बताते हैं तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया। नेक्स्ट है कंपोजिट वर्सेस सिंपल एट्रीब्यूट। अब ये होता है कि अगर आपके एट्रीब्यूट को डिवाइड किया जा सकता है छोटे छोटे इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट में, तो उसको कंपोजिट कहेंगे। जैसे अगर हम एड्रेस की बात करें तो एम्प्लॉय के एड्रेस के अंदर उसका स्ट्रीट का नेम आ जाता है, उसकी लोकेलिटी का नेम आ जाता है, उसका सेक्टर का एड्रेस आएगा, उसकी सिटी आएगी, स्टेट आएगा, और उसका पिन कोड आ सकता है, उसके सेक्टर का नंबर होगा, हाउस का नंबर होगा। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक एंटिटी की पूरी डेटा वैल्यू डाली आपने एड्रेस की, तो ये कंपोजिट हो गया। आफ्टर दैट है स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड। स्टोर्ड मीन्स अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ की वैल्यू डाल देते हैं, जैसे एज आपने डाल दिया और उसको आपने डिटरमाइन कर लिया, जैसे टुडेज डेट आपको पता है या बर्थ डेट आपकी पता है, तो आप एक एम्प्लॉय को निकाल सकते हो, तो वो है डिराइव्ड। कि एक तो आपने डलवाया और एक है आपने खुद से कैलकुलेट किया कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ गिवन है, आज की डेट आपको मालूम है, तो आप खुद से कैलकुलेट करते हो, तो उसे हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट है वो। नल वैल्यू की अगर हम बात करें तो जब किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें नॉट नोन है, ध्यान रखने की चीज़ है ये ज़ीरो नहीं होती, व्हेन द वैल्यू इज़ नॉट नोन और एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि आपकी नल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डजंट हैव एनी डिग्री देन कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट वैल्यू विल बी नल, क्योंकि हमें पता नहीं है या तो उसकी इन्फॉर्मेशन या उसके पास डिग्री है नहीं। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक पर्सन के पास कार है एक से ज़्यादा, या एक से ज़्यादा रेजिडेंस हैं, 2 घर हैं उसका, एक उसका पेरेंटल होम है और एक उसका खुद का बनाया हुआ घर है, तो उसके 2 एड्रेस हो सकते हैं या मल्टीपल फ़ोन्स हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसको कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहा जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हैं, एक से ज़्यादा एड्रेस हैं, एक से ज़्यादा कारें हैं। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, सिंपल ब्रैकेट, उसके बाहर लगा देंगे हम करली ब्रैकेट और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने फ़ोन नंबर दे दिया, उसमें एरिया कोड और फिर उसका फ़ोन नंबर, इस तरीके से हम उसको सेपरेट करके लिखते हैं। नेक्स्ट है एंटिटी टाइप्स। तो एंटिटी टाइप्स की अगर हम बात करें तो एंटिटी टाइप इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट। सेम एट्रीब्यूट क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, एम्प्लॉय के डेटाबेस में उसी एम्प्लॉय का नेम होगा, उसी की एज होगी, उसी की पे होगी, तो दैट मीन्स ये इसके एंटिटी एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनको हम एट्रीब्यूट के नेम्स को हम एनक्लोज करते हैं ऑलवेज ओवल के अंदर, और उसको अटैच करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के साथ। किसके साथ, एक एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है, तो उस एंटिटी को आपने एक रेक्टेंगल से या बॉक्स से शो करना है। इस तरीके से आप उसे शो कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय, फिर उसका नेम, एज और पे है। नेम में उसके आगे और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने एम्प्लॉय की कार की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कलर है, मेक है, कब बनाया गया, उसका कौन सा मॉडल है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कलर के अंदर हमने डबल लाइन डाली है, क्योंकि ये आपका शो कर रहा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की, एक से ज़्यादा कलर हो सकते हैं कार के। की एट्रीब्यूट अगर कोई होता है, जैसे कीज़ की हम बात करें तो प्राइमरी की, सेकेंडरी की होती हैं, तो जो यूनिक आपकी होती है आपकी की, तो उसको हम अंडरलाइन और कर देते हैं इसके अंदर। जैसे रोल नंबर हर एक का यूनिक होगा, आप किसी भी एक स्टूडेंट को दूसरे का रोल नंबर असाइन नहीं कर सकते। आफ्टर दैट वी विल डिफाइन रिलेशनशिप्स which connect the entities to and represent the meaningful dependencies between them, like you will denote them by a diamond shape. आफ्टर दैट किस किस तरह की आपस में ये रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली हो सकती है 1-to-1 रिलेशनशिप। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिपार्टमेंट होता है, एक ही मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, तो उसको कहेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप इनके बीच में हो रही है।
So this is called one-to-one relationship. One-to-many, when you are having one manager but different kind of employees, तो देखिए डबल एरोज हो गए हैं यहाँ पर, तो this is called one-to-many relationship. After that, we can have many-to-one relationships. For example, one employee may work under many departments और टू डिपार्टमेंट्स, देन डिपार्टमेंट्स में टू साइडेड एरो लगा दिए, डबल एरो लगा दिया है हमने, और एम्प्लॉय में सिंगल. दैट मीन्स इट डिनोट्स द सिंगल एम्प्लॉय. दिस सिंगल एम्प्लॉय विल वर्क फॉर द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. After that, many to many relationship, when one employee is engaged in many projects, then यहाँ ऊपर की तरफ भी आपने दोनों साइड दो एरो लगाए हैं, नीचे की तरफ भी दो लगाए, means many employees can work on many kind of projects. So these are the relationships. After that, how to create relationship, entity relationship diagram. इसको ER diagram भी कहते हैं, ये बहुत important है. तो in this model, objects of similar structures are collected into any entity set. The relationship between the sets are represented by the ER relationship, and it can be one to many, many to one. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे दिखाया है एंटिटी. एंटिटी के आगे m लिखा है और m to n, ये आपकी एंटिटीज वन. एंटिटी वन और एंटिटी टू के बीच में ये रिलेशनशिप शो कर रहा है. एंटिटी वन के अपने एट्रीब्यूट हैं, जैसे वन का वन, वन का टू, वन का आई, कितने भी हो सकते हैं इसके एट्रीब्यूट. इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके अपने एट्रीब्यूट हैं. अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो ATR एट्रीब्यूट R, R मीन्स रिलेशनशिप का बता रहा है. I to J हम कोई भी ले सकते हैं. फिर एक लूप लगा रहे हैं एंटिटी टू के लिए, और उसके एट्रीब्यूट होंगे टू का वन, टू का टू एंड टू का K. तो I J के 3 टेम्परेरी वेरिएबल लिए हैं और उसको इस तरीके से आपने डिनोट किया है. एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट होंगे, रिलेशनशिप के अपने, और एंटिटी टू के अपने होंगे. तो इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल इसमें दे रहा है. सपोज एक एंटिटी आपके पास एम्प्लॉय का नंबर होगा, नेम होगा, स्किल होगा, ये इसके खुद के एट्रीब्यूट हैं. इनका एम्प्लॉय का क्या काम है, वो ड्यूटी एलोकेट की गई है उसको पर्टिकुलर एक पोजीशन या एक डिपार्टमेंट के लिए. एक पोजीशन लेकिन मल्टीपल एम्प्लॉयज को दी गई है वो. उसके बाद ड्यूटी जब एलोकेट करते हैं, ड्यूटी किस शिफ्ट में किस डेट को दी गई है, ये इसके एट्रीब्यूट हैं. जब आपको पोजीशन मिलती है तो आपका एक पोस्टिंग नंबर होता है और आपकी एक पर्टिकुलर स्किल होती है कि आपको पर्टिकुलर काम क्या करना है वहाँ पे. तो इस तरीके से आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आफ्टर दैट, बिहेवियरल एंड नॉन बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि जब आप एक सिस्टम बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो आपको पूरे सॉफ्टवेयर की डिटेल्स और रिलेशनशिप्स वो एग्जिस्ट होती हैं, क्या इनपुट्स आ रही हैं, क्या आउटपुट्स हो रही हैं, वो सब पता होती हैं. तो आपका जो यूज़र है उसके ऊपर जब वो काम करेगा, उसके माइंड में इन सब चीज़ों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो जो इन सिस्टम्स के ऊपर काम करेगा उसके बिहेवियरल या फिर स्पेसिफिकेशन, उसमें कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से ये काम करेगा. तो उसके लिए वही 3 चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. डिसीजन टेबल्स को उसको पढ़ना ज़रूरी है, डिसीजन ट्रीज किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम का डिज़ाइन का लैंग्वेज क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में हमने उसको क्या क्या डिफाइन कर रखा है. आफ्टर दैट, नॉन बिहेवियरल क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम टेक्निकल स्किल्स तो सारी यहाँ पे जान चुके हैं, और इन जनरल हमें SRS के अंदर हमें हर चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. तो क्या क्या पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, वो लॉन्ग लिव्ड होने वाला है, और उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर ये क्रिटिकल होगा. तो ये रिलायबल होना चाहिए. और आफ्टर दैट, कोई एक रियल टाइम सिस्टम होता है, उसमें रिलायबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, ह्यूमन इंजीनियरिंग हो. तो इस तरीके से इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान रखने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके बिहेवियर के अंदर. फर्स्ट, रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आपका रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका एक जो प्रोग्राम आप बना रहे हो वो एकदम जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करें.
उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए वर्किंग के अंदर, तभी आपकी यूजेबिलिटी उसकी बन पाएगी। मेंटेनेबल होना चाहिए, उसके अंदर टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स आप उसको आसानी से टेस्ट कर पाएँ। पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप उसको कहीं पे भी जाके इंस्टॉल करें तो वो प्रॉपरली उसी तरीके से वर्क करें। रीयूजेबल होना चाहिए कि आपने जिस पार्ट के लिए यूज़ किया उसको रीयूज़ भी कर पाएँ, वन टाइम यूज़ नहीं होंगी वो चीज़ें। इंटरऑपरेटेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी सिस्टम कहीं पे भी ले जाके आप काम कर रहे हैं या कोई और यूज़र के उस पर काम कर रहा है तो वो इंटरऑपरेट हो पाए। उसमें रोबस्टनेस होनी चाहिए, सिक्योर्ड सिस्टम होना चाहिए कि अगर कहीं अनरीजनेबली वो बिहेव करता है तो वो सर्कमस्टेंसेस ना ही आए तो अच्छा है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू सो मच।